हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट द मई 2026 एग्जामिनेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेआईबी एग्जामिनेशन क्या है, फीस क्या है, डेट्स क्या है एग्जाम के, कौन एलिजिबल है जेआईबी मई 2026 के लिए, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और इस एग्जाम को देने के क्या बेनिफिट्स है, क्लियर करने पे क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बट बिफोर कंटिन्यूइंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जेआईबी एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ई बुक्स का, जिसे आपको डाउनलोड करना है। क्या मिलेगा इन ई बुक्स में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस मई 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आप अपनी जर्नी को एक स्ट्रक्चर तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्म्ड तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक। चलिए अब हम बात करते हैं जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में, विच इज जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। ये जो एग्जाम है ये फ्लैगशिप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है बाय आईआईबीएफ, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो जो लोग बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो इसका टारगेट ऑडियंस है। फाइनेंशियल सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं और इस सेक्टर में ग्रोथ सीख कर रहे हैं, उनके लिए ये एग्जाम है। आपको अच्छा नॉलेज मिलता है बैंकिंग सेक्टर का, प्रोफेशनल स्किल्स इन्हांस होते हैं और करियर एडवांसमेंट भी मिलता है। ठीक है, अब जो मई 2026 वाला एग्जाम है ना, उसके रजिस्ट्रेशन आज यानी कि 2 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये चलेंगे कब तक? 22 फरवरी तक। देखो, अगर आप ना जेआईबी एग्जाम देते हो, जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हो तो फीस रहता है 4000 जेआईबी में। लेकिन अगर आप एक नॉन बैंकर हो तब आप डीबीएफ दोगे, आप जैप नहीं, आप डीबीएफ दे सकते हो अगर आप नॉन बैंकर हो। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में फीस रहेगा 3500। उसके बाद जो फर्दर अटेम्प्ट्स होते हैं सेकंड अटेम्प्ट से फिफ्थ अटेम्प्ट तक, सेकंड टू फिफ्थ अटेम्प्ट में आपका जो फीस रहता है वो रहता है 1300 यहाँ पे भी, और हमेशा प्लस जीएसटी रहेगा। ठीक है, तो जैब के फर्स्ट अटेम्प्ट में 4000 फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन में और डीबीएफ में 3500, उसके बाद फर्दर अटेम्प्ट में 1300 आपको जो है फीस पे करना पड़ता है प्लस जीएसटी। इसमें भी अगर आप फर्स्ट हफ्ते में अगर रजिस्टर करते हो तो नॉर्मल फीस लगेगा 4000 या 1300 डिपेंडिंग अपॉन योर अटेम्प्ट, लेकिन सेकेंड वीक में 100 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं और लास्ट वीक में 200 जो फीस है आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। देखो, बेस्ट रहता है जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाओ ताकि आपका फोकस फिर जाए पढ़ाई पे। ठीक है, अब एग्जाम डेट्स क्या हैं? पहला पेपर आपका होगा 3 मई 2026, आईईएन आईएफएस का पेपर होगा। फिर पीपीबी का पेपर होगा 9 मई को। अब पीपीबी और एएफएम के पेपर में कोई गैप नहीं है, 10 मई को एएफएम का पेपर होगा और 17 मई को आरबीडब्ल्यूएम का पेपर होगा। तो ये आपके 4 पेपर हैं। तो कायदे से फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने आपके पास हैं। उसमें से भी जो मार्च का जो पेपर है, मार्च का जो समय है, सॉरी, वो आपका बुक्स क्लोजिंग में आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। तो जो भी आपका उसके अलावा टाइम है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। अब जेआईबी एग्जाम के लिए एलिजिबल कौन है? देखो, जो लोग आईआईबीएफ के मेंबर्स हैं वही जेआईबी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और 12th पास होनी चाहिए, इक्विवेलेंट एग्जाम पास होना चाहिए। तो आईबीएफ का मेंबरशिप किसको मिलता है? बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक तो वो आईबीएफ का मेंबरशिप वाला होना चाहिए, प्लस आपके पास भी आईबीएफ का मेंबरशिप होना चाहिए। बिना आईबीएफ की मेंबरशिप के आप जेआईबी एग्जाम नहीं दे सकते हो। जो बाकी के लोग हैं, नॉन मेंबर्स हैं, वो डीबीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी 12th पास होना ज़रूरी है। तो डीबीएफ जनरल पब्लिक के लिए ओपन है। जैसे मैं एक बैंकर नहीं हूँ, मेरे पास आईबीएफ का मेंबरशिप नहीं है, तो मैं डीबीएफ दे सकती हूँ। देखो, सेम सेंटर होगा, सेम पेपर होगा। मैं जब वो पेपर पास करूंगी मुझे डीबीएफ मिलेगा, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। आप एज अ बैंकर जब वही पेपर देंगे जैब के अंडर, आपको जैब सर्टिफिकेट मिलता है। पेपर सेम रहता है, मुझे डिप्लोमा मिलेगा, आपको जैब सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, क्या आप रिजाइन करने के बाद जेआईबी एग्जाम दे सकते हो? नहीं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तभी आप जेआईबी एग्जाम दे सकते हो। क्या कोई एज लिमिट है जेआईबी में? बिल्कुल भी नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है जेआईबी एग्जाम देने के लिए। 21 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है, आप जेआईबी एग्जाम जो है दे सकते हो। ठीक है, अब मान लो आपने अभी अभी
बैंक ज्वाइन किया है, आपने अभी IIBF का मेंबरशिप नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाली है, आपके पास टाइम नहीं है IIBF की मेंबरशिप लेने का, तब आप क्या करोगे? तब आप DBF दे दो। ठीक है, मान लो आज मेरी ज्वाइनिंग हुई है और 2 दिन बचे हैं जैब की रजिस्ट्रेशन खत्म होने को, मेरे पास टाइम ही नहीं है IIBF की मेंबरशिप लेने का, तो मैं DBF का पेपर दे दूंगी और बाद में अगर मेरा एग्जाम क्लियर हो जाता है या कोई भी सब्जेक्ट्स क्लियर होते हैं तो उसके क्रेडिट्स जैब में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऑप्शन रहता है वेबसाइट का कि आप अपने DBF को जैब में कन्वर्ट करा सकते हो, या आपके सारे पेपर नहीं क्लियर हुए, 2 पेपर क्लियर हुए हैं, वो भी जैब में आपका क्रेडिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैब एग्जाम का पैटर्न क्या है? बाय एनुअल है, साल में 2 बार पेपर होता है, IEN-IFS, PPB, AFM और RBWM, ये 4 आपके पास पेपर रहते हैं। ठीक है, तो ये इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आपका ये पेपर है। इसमें बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात की जाती है। PPB और RBWM आपके बैंकिंग सेक्टर की नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा चेक करते हैं, आपकी जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते जो नॉलेज डेवलप होती है ना, वो यहाँ पे पूछा जाता है। AFM में अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात की जाती है। नॉन बैंकर्स जो हैं, नॉन बैंकर्स एंड नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के जो लोग हैं, उन्हें थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में दिक्कत लगती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से वो कवर अप किया जा सकता है, जो अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, अब जो पेपर होता है, चारों के चारों पेपर आपको 2 घंटे में देने होते हैं, यानी कि मतलब हर पेपर, IFS का पेपर 2 घंटे का, PPB का पेपर 2 घंटे का, तो 2 घंटे का पेपर रहता है हर एक पेपर, और हर पेपर 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन 100 में से 50 क्वेश्चन 0.5 मार्क्स के होते हैं, 25 क्वेश्चन 1 मार्क के, और 25 क्वेश्चन 2 मार्क के। ठीक है, तो ये 0.5 यहाँ बन के 25 नंबर, यहाँ बन के 25 नंबर, यहाँ बन के 50 नंबर, तो इस तरीके से 100 नंबर का पेपर आपको 2 घंटे में देना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा पेपर करके आना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर ऑनलाइन होता है। जो आपका जैब का एग्जाम है, हिंदी और इंग्लिश में से चूज करने का ऑप्शन है। DBF इंग्लिश में ही रहता है, लेकिन JIB में हिंदी इंग्लिश चूज करने का आपके पास ऑप्शन है, और MCQs आते हैं, आपको ऑप्शंस में से आपको चूज करना होता है। ऑनलाइन ही पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होता है। ठीक है, अब पहले आपको अपनी एग्जाम टाइमिंग्स जो है, शिफ्ट चूज करने का ऑप्शन होता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट। अब आपको शिफ्ट चूज करने का ऑप्शन नहीं होता है, 3 शिफ्ट में पेपर होता है, 9:30 से 11:30, 12:15 से 2:15, 3 से 5, ये 3 शिफ्ट में आपका पेपर होता है। आपको जब एडमिट कार्ड मिलता है तभी आपको पता लगता है कि IBF ने आपको कौन सी जो शिफ्ट है वो अलॉट की है। तो एडमिट कार्ड पे ही आपको अपना एग्जाम टाइमिंग और शिफ्ट के बारे में पता लगता है, तो आप खुद से ये चूज अप नहीं कर सकते हैं, पहले ऑप्शन हुआ करता था। ठीक है, अब अगर आपको JIB एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, अगर आप सिंगल अटेम्प्ट की बात करो, मान लो मैंने सारे पेपर, IEN-IFS का पेपर दिया, उसमें मेरे आए 45, PPB में आए मेरे 48, AFM में आए मेरे 54, और RBWM में मेरे आए 60। ठीक है, तो ये मेरे सिंगल अटेम्प्ट, एक साथ मैंने चारों पेपर दिए, ये मेरा स्कोर रहा, तो मेरा जैब क्लियर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम हर सब्जेक्ट में मेरे 45 मार्क्स हैं, और ओवरऑल जो मेरा स्कोर है 50% बन रहा है, 200 नंबर प्लस मेरा नंबर बन रहा है, तो JIB एग्जामिनेशन पास माना जाएगा। ठीक है, मिनिमम 45। मान लो IANFS में मेरे 44 रह जाते, यानी कि मिनिमम 45 तो नहीं है मेरा, तो फिर यहाँ पे वही एग्जाम मेरे पास माने जाएंगे जिसमें मेरा मिनिमम 50 स्कोर है, तो AFM RBWM पास माना जाएगा, IEN-IFS PPB मुझे दोबारा देना पड़ेगा। तो एक साथ सारे अगर आप पेपर देते हो तो मिनिमम 45 का स्कोर, और ओवरऑल आपका 200 का स्कोर बनना चाहिए मिनिमम। ठीक है, एक में भी 45 से नीचे गए तो फिर वही आपके पेपर पास माने जाएंगे जिनमें 50 है। ठीक है, दूसरी चीज, मान लो मैं एक साथ पेपर नहीं देती हूँ, मैं बोलती हूँ 2 पेपर मैं इस बार दे दूंगी, 2 पेपर मैं अगली बार दे दूंगी, है ना, अलग अलग। इस बार मैंने सिर्फ दिया IEN-IFS और PPB का पेपर, मैंने ये 2 पेपर दिए, तो इन दोनों में मेरे कम से कम 50 होने चाहिए। अगली बार जब मैं RBWM AFM दूंगी तब भी मेरे उनमें 50 मार्क्स होने चाहिए, और आपको टोटल 5 अटेम्प्ट मिलते हैं। ठीक है, आपने रजिस्टर किया, ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन 3 साल तक वैलिड होता है। उन 3 साल में
6 बार पेपर होगा, उन 6 में से कोई 5 बार आपको पेपर देना है। यानी कि एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने पे 5 बार आपको अटेम्प्ट्स मिलते हैं। उन 5 अटेम्प्ट्स में आपको चारों के चारों पेपर क्लियर करने हैं, नहीं तो फिर सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है। बेस्ट रहता है सिंगल अटेम्प्ट में 45 मिनिमम वाला क्राइटेरिया, ठीक है, ओवरऑल 200 वाला। एक में भी 45 से नीचे गए तो फिर 50 वाला क्राइटेरिया लगता है। अलग अलग पेपर देते हो तो भी 50 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए। मेरे हिसाब से 50 का टारगेट तो लेके चलना ही चाहिए, ठीक है। फिर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई बैंकर है जिसका फर्स्ट फिजिकल अटेम्प्ट है, पहली बार वो पेपर दे रहा है, ठीक है, और पहली बार उसने पेपर दिया और सारे सब्जेक्ट पास कर लिए और ओवरऑल उसका स्कोर 60% बन गया, तो उसे फर्स्ट क्लास पास माना जाता है। और अगर किसी का पहला ही अटेम्प्ट है, उसने सारे पेपरों में कम से कम 60 नंबर ले लिए, ओवरऑल उसका स्कोर 70% से ज्यादा बनता है, तो उसे फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन माना जाता है। ये क्लास ऑफ पास क्राइटेरिया है आपका, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली कि एग्जाम कब कैसे होता है, क्या डिटेल्स हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। अब आपको देखो 50 का टारगेट लेके चलना है। अब सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, वो 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होते हैं, ABCD। आरबीडब्ल्यूएम में आपका ई मॉड्यूल है, जिसे हम एडिशनल जो स्टडी मटेरियल है उसे हम ई मॉड्यूल बोल देते हैं। एडिशनल मटेरियल में से भी पेपर आता है। तो सारे सब्जेक्ट्स जो है ना, वो 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड हैं, ABCD, ठीक है। तो IANIFS का जो ए मॉड्यूल है, इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, ये उसके सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद बी मॉड्यूल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, ये सारे उसके टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये इजी है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है जो आपका बी मॉड्यूल है। जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है IANIFS में, वो सी मॉड्यूल है। सबसे ज्यादा पेपर आपका सी मॉड्यूल में से आता है, 1/3 पेपर आपका सी मॉड्यूल में से आ जाता है। इसमें थोड़े से एक्ट्स हैं, थोड़ा सा ये पेपर डिफिकल्ट आता है। हर बार ये देखा गया है कि IANIFS का जो पेपर है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। ये सारे मैंने आपके सामने लिस्ट कर दिए टॉपिक्स, ठीक है। डी मॉड्यूल, सी मॉड्यूल, बी मॉड्यूल, ए मॉड्यूल, मॉड्यूल कोई भी स्किप नहीं करना है, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज आपको IANIFS में सी मॉड्यूल को देनी है, बाकी बाद में। पीपीपी की बात करें, इसमें आपको बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं, ठीक है। देखो सारे पेपर्स की बात करें, या तो आपको सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं, या आपको मल्टी स्टेटमेंट आते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए, या आपको केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं, या आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा AFM में पूछा जाता है। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। पीपीपी में सबसे ज्यादा केस स्टडीज आती हैं। पेपर डिफिकल्ट बनाना हो तो पेपर लेंदी कर दिया जाता है। पीपीपी में ए और बी मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 70% आपका पेपर ए और बी मॉड्यूल में से आता है। ए मॉड्यूल आपकी बेसिक नॉलेज चेक करता है बैंकिंग सेक्टर की, और जो आपका बी मॉड्यूल है, इसमें क्रेडिट, लोन्स, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात की गई है। सी मॉड्यूल बैंकिंग टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, और डी मॉड्यूल एथिक्स से रिलेटेड है। लेकिन एथिक्स में काफी सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कॉमन सेंस से सॉल्व किए जा सकते हैं डी मॉड्यूल में। तो सारे मॉड्यूल करने हैं, लेकिन ए और बी मॉड्यूल पे ज्यादा फोकस करना है। AFM से बहुत लोग डरते हैं, लेकिन AFM में आपको स्टार्ट करना है ए मॉड्यूल से। ए मॉड्यूल करने में 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 2 ए मॉड्यूल को टाइम, क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन बनाएगा। ए मॉड्यूल अगर आपने अच्छे से कर लिया, तभी आप बी, सी और डी मॉड्यूल कर पाओगे। ए नहीं किया तो बी और सी और डी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिक्स हैं, ए में बेसिक समझ जाओगे तो बी, सी, डी आपके लिए इजी हो जाएगा। AFM में ए और सी मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन छोड़ना कोई मॉड्यूल नहीं, लेकिन ए और सी पे ज्यादा फोकस करना है। आरबीडब्ल्यूएम कहा जाता है कि सबसे इजी है क्योंकि इसका सिलेबस कंपैरेटिवली कम है, लेकिन इसमें भी केस स्टडीज पूछ के डिफिकल्ट क्वेश्चंस बना के इस पेपर को डिफिकल्ट बनाया जा रहा है। आरबीडब्ल्यूएम में ए मॉड्यूल बहुत इजी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पेपर आता है वो बी मॉड्यूल में से आता है। बी मॉड्यूल में टॉपिक्स भी सबसे ज्यादा हैं, और सबसे ज्यादा पेपर आपका बी मॉड्यूल में से ही आता है। सबसे ज्यादा टाइम आपको बी मॉड्यूल को देना है, ठीक है। तो अगेन IANIFS में आपको सी मॉड्यूल को सबसे ज्यादा टाइम देना है। पीपीबी में ए और बी मॉड्यूल को सबसे ज्यादा टाइम देना है।
AFM में आपको A और C मॉड्यूल को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, RBWM में B मॉड्यूल और जो सो कॉल्ड E मॉड्यूल है जो कि एडिशनल स्टडी मटेरियल है उसको आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, अब ये सिलेबस हो गया। अब आप बोलोगे मैम इतना कुछ करने का फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा क्या है, मॉनिटरी भी है, नॉन मॉनिटरी भी है। ये तो पता ही है हमें कि हमें इंक्रीमेंट मिलेगा जैब एग्जाम क्लियर करने पे, साथ के साथ प्रमोशंस के लिए आप जल्दी एलिजिबल हो जाओगे, मॉनेटरी बेनिफिट होगा, है ना। फिर आपकी प्रोफाइल अच्छी बनती है, अगर आपका जैब या डीबीएफ क्लियर है तो आपकी प्रोफाइल अच्छी बनती है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में भी इन चीज़ों पे बहुत फोकस किया जाता है। फिर एक चीज़ जो हम कभी सोचते नहीं है लेकिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, नॉलेज। जेआईबी के लिए प्रिपेयर करो, फिर सीआईबी के लिए प्रिपेयर करो, तो नॉलेज बढ़ रही है ना। फिर आप बैंक में किसी को बोलो कि मेरा जेआईबी क्लियर है, एक लोग आपको और रिस्पेक्ट देते हैं कि अरे यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसका तो जैब क्लियर है, तो एक प्रेस्टीज आती है। प्लस जैब क्लियर करोगे तभी तो कैब की तरफ जाओगे ना, और जैब अच्छे से पढ़ो ताकि उसका नॉलेज कैब में भी काम आए। अब ये सब तो हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी प्रिपरेशन। बहुत लोग हैं, अरे यार 3 महीने पढ़े हैं, इतना तो पेपर भी नहीं मुश्किल आता, मेरे दोस्त ने तो 2 महीने पढ़ाई नहीं की थी, उसने तो 2 हफ्ते पढ़ाई करी थी, मेरे एक दोस्त ने तो 2 रात जाग के पढ़ाई करी, उसका क्लियर हो गया। ये सब नहीं करना है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, चाहे सेल्फ स्टडी करो, चाहे कोर्स लो, चाहे यूट्यूब से पढ़ाई करो, बट बी कंसिस्टेंट एंड एक ही सोर्स, अच्छा सोर्स फॉलो करो। ठीक है, अब सेल्फ स्टडी के लिए तो आईआईबीएफ की बुक्स हैं, लेकिन अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको एडुटैप के कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगी। स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन है, अगर आप इन कोर्सेज को परचेज करते हैं तो आपको कोई और सोर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो एडुटैप की वेबसाइट edutap.in पे जाइए, कोर्सेज में जेआईबी पे जाइए। ठीक है, तो अगर आप मई 26 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारा लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 की क्लासेस जो हैं वो 5 फरवरी यानी कि 3 दिन में स्टार्ट होने वाली है। इसमें आपको सिर्फ 60 क्लासेस मिलेंगी लाइव, जिसमें आपका मेजर सिलेबस कवर हो जाएगा, 120 आवर्स में आपका मेजर सिलेबस कवर हो जाएगा, साथ के साथ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको 40, हर सब्जेक्ट की 10। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मेरे को ना डिटेल्ड प्रिपरेशन करनी है तो मास्टर कोर्स इज अ गुड ऑप्शन। इसमें छोटे छोटे 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस में पूरा सिलेबस डिवाइडेड है, तो जब भी आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मिले आप इस मास्टर कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्लस एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, साथ के साथ नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हैं, और आपको मास्टर कोर्स में इंडिविजुअल सब्जेक्ट ऑप्शंस भी हैं। कि आपको लगता है कि मैम बाकी सब तो आता है, एएफएम में दिक्कत है, तो आप सिर्फ एएफएम का मास्टर कोर्स जो है वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो टेस्ट सीरीज इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल रहे हैं और 40 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको, हर सब्जेक्ट के 10। ठीक है, तो अगर आप एक बार एनरोल करने से पहले हमारा मटेरियल देखना चाहते हैं, एक आइडिया लेना चाहते हैं, तो 3 आवर ट्रायल कोर्स है ₹1 में। इसमें आप एक बार ट्रायल ले सकते हैं कि हमारा मटेरियल कैसा है। बट वॉट एवर यू आर डूइंग, चाहे अभी प्रेपरेशन आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं, कोर्स लेके कर रहे हैं, जल्दी प्रेपरेशन स्टार्ट करिए। इसको लटकाओ मत, अभी 3 महीने देखने में लग रहे हैं, 3 महीने, मार्च तो आपको सांस लेने का टाइम नहीं होता, बैंकर्स को इतना काम होता है, तो जो बाकी का टाइम है उसे अच्छे से यूटिलाइज करो, जल्दी से जल्दी प्रेपरेशन स्टार्ट करिए, इसको डिले मत करो। मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन बैठ गया ना हमारे अंदर कि कर लेंगे, कल कर लेंगे, आखिरी दिन पे रजिस्टर करते हैं, वो मत करिए। जल्दी रजिस्टर करो, जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करो और जल्दी जल्दी इंक्रीमेंट लो। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in पे, या फिर आप इस नंबर पे भी हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।